तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भारतीय लोक कथा की जो सुनने में तो पुरानी लगती है पर है एकदम नई। ये कहानी है ब्रह्म राक्षस की। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, धोखे और एक ऐसी चेतावनी की सीमाओं को परखती है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था। कहते हैं ना, कुछ चेतावनियां होती ही तोड़ने के लिए हैं, लेकिन क्या सच में? यही सवाल है इस पूरी कहानी की जड़ में, जहां एक मना की हुई जगह का लालच दो दोस्तों को एक बहुत ही भयानक सफर पे ले जाता है। तो कहानी शुरू होती है गर्मियों की छुट्टियों में। हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं अविनाश, जो शहर का लड़का है, और उसका कजिन राकेश, जो गांव का है। दोनों कॉलेज की छुट्टियां बिताने राकेश की पुश्तैनी हवेली में आए हुए हैं। अब देखिए, अविनाश और राकेश सिर्फ कजिन्स नहीं थे, वो तो जैसे सगे भाई थे, जिगरी दोस्त। अविनाश जो बैंगलोर से था, वो तो गांव की उस बड़ी सी हवेली को देखकर ही एक्साइटेड था। वहीं राकेश जो वहीं की कहानी और किस्सों को सुनकर बड़ा हुआ था, वो थोड़ा सावधान रहता था। उनकी परवरिश का यही फर्क आगे आने वाले टकराव की वजह बनता है। और हवेली में कदम रखते ही उन्हें मिली एक सीधी और सख्त चेतावनी। राकेश के चाचा ने साफ साफ कह दिया था, चौथी मंजिल पर भूल कर भी मत जाना, वहां एक ब्रह्म राक्षस रहता है। ये एक ऐसा नियम था जिसे तोड़ना शायद उनकी किस्मत में ही लिखा था। अच्छा, अब कहानी में आगे क्या हुआ, उस पर आने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ब्रह्म राक्षस आखिर है क्या भला। ठीक है, तो चलिए जरा इस ब्रह्म राक्षस की कहानी को समझते हैं। तो देखिए, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ब्रह्म राक्षस किसी ऐसे पढ़े लिखे विद्वान या ब्राह्मण की आत्मा होती है जिसकी मौत समय से पहले हुई हो और जिसने अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बुरे काम किए हों। और यही ज्ञान उसे किसी भी आम भूत प्रेत से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक बना देता है। इसकी अपनी कुछ खासियतें हैं, कुछ नियम हैं। जैसे इसकी ताकत किसी भी आम भूत से कई गुना ज्यादा होती है, और ये तब तक किसी को परेशान नहीं करता जब तक कोई इसके इलाके में ना घुसे। लेकिन अगर एक बार कोई इसके चंगुल में फंस गया तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। और हाँ, ज्यादातर इसका ठिकाना होता है एक खास किस्म का पीपल का पेड़। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां डर हकीकत का रूप लेने लगता है। सामने के एक खाली घर में एक रहस्यमयी लड़की का दिखना उन दोनों को उसी मना की हुई चौथी मंजिल की तरफ खींच लेता है। तो हुआ ये कि सुबह लड़कों को सामने वाले घर में एक लड़की दिखी, बहुत खूबसूरत। दोपहर तक उस लड़की का एक नोट भी आ गया जिसमें लिखा था, रात 11:30 बजे मेरे घर आ जाओ, कोई नहीं होगा। अब शाम हुई, अविनाश इंतजार कर रहा था, पर राकेश कहीं गायब था। और फिर रात के करीब 10 बजे बोरियत और जिज्ञासा में अविनाश ने फैसला किया कि वो अकेले ही चौथी मंजिल पर जाएगा। अविनाश जैसे ही ऊपर पहुंचता है कि तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है। पलटकर देखता है तो राकेश, जो न जाने कहां से अचानक आ गया था। फिर क्या था, राकेश भी मान गया अविनाश के साथ उस चौथी मंजिल की तलाशी लेने के लिए। तो ऊपर उन्हें दिखता है एक संदूक जिस पर लाल कपड़ा ढका हुआ था। और बड़ी अजीब बात थी कि राकेश ने पता नहीं कैसे उसका मुश्किल सा ताला बड़ी आसानी से खोल दिया। संदूक के अंदर बस एक किताब थी, एक सिंपल सी लाल किताब। राकेश ने किताब उठाई और उसका इंट्रोडक्शन जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। और बस तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके होश उड़ गए। राकेश जैसे जैसे पढ़ रहा था, एक गहरी भारी आवाज बिल्कुल उसके साथ साथ वही शब्द उसी स्पीड में दोहरा रही थी। तब उन्हें समझ आया कि वो उस कमरे में अकेले नहीं हैं। घबराकर जब उनकी नजर कमरे के दूसरे कोने में पड़ी तो वहां एक परछाई एक साधु की तरह बैठी थी, और उसकी आंखें हीरो की तरह चमक रही थीं। बस ये देखना था कि दोनों अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागे। लेकिन वो भागकर कहीं बच नहीं पाए, बल्कि और भी गहरे अंधेरे में फंसते चले गए। अब उनका सामना एक ऐसी ताकत से था जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। वो नीचे की तरफ भाग रहे थे, लेकिन कोई अनदेखी ताकत उन्हें ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे खींच ले गई और सीधा फेंक दिया घुप अंधेरे तहखाने में। मतलब बचने के बजाय वो हवेली के सबसे खतरनाक हिस्से में कैद हो गए थे। और उस तहखाने में जो हुआ वो बहुत भयानक था। पहले तो कोई फुसफुसाकर उनके नाम पुकारने लगा, फिर अचानक एक अदृश्य हाथ ने राकेश को जोर का थप्पड़ मारा। अविनाश का फुल चार्ज्ड फोन एक झटके में बंद हो गया। फिर चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, कभी समुंदर की लहरें तो कभी ढोल, कभी मंदिर की घंटियां।
और इन सब के ऊपर एक गहरी डरावनी हंसी गूंज रही थी। और उस सारे शोर और दहशत के बीच एक आवाज साफ सुनाई दी, एक हुक्म, रुक जाओ, भागो मत। अब सोचिए, ये तो एक जाल था। भागते तो मारे जाते और रुकते तो शिकार बन जाते। जैसे तैसे करके अविनाश तो तहखाने से बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही उसने राकेश को खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, किसी ताकत ने राकेश को वापस अंधेरे में खींच लिया। एक दोस्त बाहर और दूसरा हमेशा के लिए अंदर। बाहर आकर हांफते हुए अविनाश की नजर पिछवाड़े के एक पीपल के पेड़ पर पड़ी, और वो पेड़ बहुत अजीब था। नीचे से एकदम हरा भरा और ऊपर से बिल्कुल सूखा, मुरझाया हुआ। और लोक कथाओं के हिसाब से ठीक यही एक ब्रह्म राक्षस के घर की निशानी होती है। आप सोच रहे होंगे कहानी खत्म हो गई? नहीं, कहानी यहां खत्म नहीं होती। राकेश को उसके बड़े भाई ने बचा तो लिया, लेकिन असली खौफ, असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। अगली सुबह जब अविनाश की आंख खुली तो उसने देखा कि राकेश, जिसे रात में बचाया गया था, वो कमरे में नहीं है, गायब था। इतनी डरावनी रात के बाद ये एक और झटका था। और तभी अविनाश के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ने लगीं। उसे घटनाओं का असली क्रम समझ आया। रात 9:30 बजे जब अविनाश अपने कमरे में था, असली राकेश तो तभी गायब हो गया था। रात 10 बजे असली राकेश उस लड़की के झांसे में आकर सामने वाले खाली घर में गया और शायद वहीं मार दिया गया। और फिर 10:15 बजे जो राकेश अविनाश के पास चौथी मंजिल पर आया था, वो राकेश था ही नहीं। वो ब्रह्म राक्षस था जिसने राकेश का भेष धर लिया था। और इस बात का पक्का सबूत उसे अगले दिन मिला, जब उसने अपना खुद का अंडरवेयर, जो मजाक में उसने राकेश से बदला था, उसी भूतिया घर में टंगा हुआ देखा। मतलब सच ये था कि सामने वाला घर हमेशा से वीरान था। वो लड़की एक जाल थी, और वो दोस्त जो पूरी रात अविनाश के साथ था, वो दोस्त नहीं, एक धोखा था, एक आत्मा। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ही खौफनाक सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, अगर कोई बुरी ताकत किसी ऐसे इंसान का रूप ले सकती है जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, तो फिर हम कभी कैसे यकीन कर पाएंगे कि हमारे साथ जो खड़ा है वो कौन है या क्या है?